हेलो हाय नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 12th क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर हम मैग्नेटिज्म कर चुके हैं। पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट का, बड़े यूनिट का लास्ट चैप्टर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन आज हमने पढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्लासिफिकेशन करने से पहले, आपने यदि अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और मेरे चैनल पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल करने से पहले हम कुछ मैग्नेटिज्म में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, हालांकि हम इन सब के बारे में कुछ के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ के बारे में और पढ़ेंगे और दोबारा भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, the first term is magnetic field, जिसे हम और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम किससे डिनोट करते थे, बी से। किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो हमने इसके बारे में बताया था, कैसे डिफाइन किया था कि जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम आपको बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द रीजन अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर in which the force of interaction can be experienced by other magnets। तो एक जनरल डेफिनेशन है। इसके अलावा जो दूसरी डेफिनेशन इसकी है वो हम स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ भी कुछ फोर्स की फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने बताया भी था, ये सपोज ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस बी, ए चार्ज Q is moving with velocity v in xy and xz plane। xz plane में कोई भी चार्ज q is moving with velocity v making some angle theta with the direction of magnetic field, magnetic field के साथ थीटा एंगल बना के। तो हमने बताया था कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो एक तो जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा उसी के अलोंग v cos थीटा, और एक उसके परपेंडिकुलर v sin थीटा। तो हमने बताया था कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज जब मूव करता है तो मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये खुद अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में रखे है तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स कितना लगा था, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहां पर इफ थीटा इज 90 तो B इज इक्वल टू एंड Q इज इक्वल टू 1, Q1 थीटा 90, तो साइन 90 भी क्या हो जाता है 1, तो B इज इक्वल टू F अपॉन V, और यहाँ पे हम V भी 1 कर दें तो B इज इक्वल टू F, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज moving with unit velocity in a direction perpendicular to the direction of magnetic field। कि मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है, द फोर्स, कौन सा फोर्स, which is experienced by, जो एक्सपीरियंस करता है यूनिट चार्ज, जो मूव कर रहा है यूनिट वेलोसिटी से, किधर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते थे। और इसकी एसआई यूनिट क्या बताई थी हमने, एसआई यूनिट इज टेस्ला। ठीक है, एसआई यूनिट टेस्ला, और सीजीएस में ये होती है
इन CGS it is gauge, CGS में gauge होती है, एंड SI यूनिट इज टेस्ला, CGS यूनिट इज गॉस। और हम इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, 1 टेस्ला उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा यहाँ से, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, इस फॉर्मूले से। तो 1 यूनिट टेस्ला, फोर्स SI यूनिट न्यूटन, चार्ज कूलम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और साइन 91, थीटा 90 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 टेस्ला मींस मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब कहेंगे, इफ 1 कूलम चार्ज experiences 1 न्यूटन फोर्स मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो 1 टेस्ला हम डिफाइन कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ 1 कूलम चार्ज मूव्स विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वैसे आपको मैंने बताया था कूलम मीटर, कूलम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर, कूलम पर सेकंड एम्पियर, एम्पियर मीटर। तो 1 टेस्ला बन गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ओके, और इसकी एक यूनिट और भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी है। बाकी और कितने भी यूनिट आप इसकी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। नेक्स्ट टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बिल्कुल अलग है, कभी उससे कंपेयर कर दो नहीं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग चीज है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते थे उसको, वो अलग चीज है, ये चीज अलग है। ठीक है, ये क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखिए हम किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, ठीक, अब वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज होगा सोलेनोइड की वजह से, और मान लो वेरिएबल करंट दे सकते हैं इसको। ठीक है, वेरिएबल हम करंट दे सकते हैं। तो हम जैसे ही करंट देंगे इसके अंदर, सर्किट को क्लोज करेंगे और इसमें करंट देंगे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ये जो इसके अंदर जो सब्सटेंस रखा है ना, ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। ओके, और इसे मैग्नेटाइज कौन कर रहा है, इसका सोर्स कौन है, सोलेनोइड का फील्ड। सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड होगा वो फील्ड इसके लिए सोर्स है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। टीचर क्या करता है, अपनी क्वालिटी को स्टूडेंट में इंड्यूस करता है। मुझे फिजिक्स आती है, मेरे अंदर फिजिक्स है, तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं आपके अंदर फिजिक्स इंड्यूस कर रहा हूं, मुझे जो आता है वो आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो मैं किस हद तक आपको पढ़ा सकता हूं, अपनी क्वालिटी आप में इंड्यूस कर सकता हूं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेंसिटी। वो ऐसे ही जो सोर्स है, कोई भी सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसी भी सब्सटेंस को किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकता है, वो क्वांटिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाती है। मैं भी आपको बताऊंगा टू व्हाट लिमिट ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय एनी सोर्स is given by its magnetic intensity or magnetizing force। ओके, यदि सोलेनोइड के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है उसके अंदर, मे बी एयर या वैक्यूम, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पढ़ा था हमने सोलेनोइड का, म्यू नॉट एन आई, where n is number of turns per unit length and I is the current। इसके अंदर जो जा रहा है वो है I,
और n जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब आप देखिए जो म्यू नॉट है वो इसके अंदर जो मीडियम है एयर या फ्री स्पेस उसकी परमिएबिलिटी है। तो ये जो म्यू नॉट है ये तो किसकी प्रॉपर्टी है, अंदर वाले मीडियम की। मान लो अंदर वाला मीडियम कुछ और है, जैसे ये मटेरियल है, मान लो स्टील है, आयरन है, जो भी है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे ना म्यू एन आई। तो यहाँ पर म्यू क्या है, उस मटेरियल का परमिएबिलिटी, और म्यू नॉट क्या है, एयर या वैक्यूम की परमिएबिलिटी। तो जो भी मीडियम होगा उसकी परमिएबिलिटी लिखेंगे ना। तो जो म्यू है या म्यू नॉट है वो तो अंदर वाले मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो सोर्स की क्या प्रॉपर्टी है, जो सोर्स इसको मैग्नेटाइज कर रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी दो प्रॉपर्टी है, एक एन और आई। तो ये सोर्स अपने एन और आई को जितना बढ़ाएगा उतना ही ज्यादा अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन बी आएगा ना। बी क्या है, जो मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, बी क्या है, बी क्या है यहाँ पे, जो इस सब्सटेंस के अंदर, इस मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो म्यू पे, वो तो खुद मीडियम की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, और एक एन आई पे, कि एन आई जितना बढ़ेगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो सोर्स अपने अंदर किस फैक्टर को चेंज करे कि वो सब्सटेंस उसके अंदर रखा है वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइज हो, वो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम डिनोट करते हैं H से। इसका मतलब ये H हुआ, ये H हुआ, इसका मतलब B इज इक्वल टू म्यू नॉट H यदि एयर है, या B इज इक्वल टू म्यू H यदि कोई मीडियम दूसरा है अदर देन वैक्यूम। तो H यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये आ गई Ni, ये है Ni। तो मैग्नेटिक इंडेक्स, ये इस Ni को क्या बोलेंगे हम, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, क्योंकि करंट की क्या है एम्पियर, और ये है पर यूनिट लेंथ, तो अपॉन लेंथ तो पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ये इसकी यूनिट होगी एच की। और बी जो होगा वो म्यू एच, एच यहाँ पर है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट होती है ये। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो वो अलग है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये सोर्स की प्रॉपर्टी है कि ये किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकता है, और नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, के उसमें सब्सटेंस में किस हद तक मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस होता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हुआ उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये सब्सटेंस हमने इसमें रखा था, मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइज हुआ तो ये एक बार मैग्नेट बन जाएगा। बार मैग्नेट मतलब डाइपोल, डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आया इसमें। तो मान लो इसके पोल स्ट्रेंथ m और -m इंड्यूस हुए, ये मैग्नेटाइज हो गया, बार मैग्नेट बन गया, तो पोल स्ट्रेंथ m और -m, और मान लो लेंथ है 2a। तो अब इसमें कितना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटाइजेशन उसमें हुआ, तो वही उसकी इंटेंसिटी है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट वो क्या है, m इंटू 2l। भाई q इंटू 2a होता है जैसे, तो q की जगह हम m लेते हैं ना, इंटू 2l। और वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम है एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका जैसे a है, इंटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये इंड्यूस्ड
मैग्नेटिक मोमेंट, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि m इंटू 2l, और वॉल्यूम हो गया a इंटू 2l। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया m बाई a, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ऐसे भी इसको बता सकते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताओ? एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। इसकी एसआई यूनिट भी वही होगी जो एच की थी। एच की वजह से क्या आया? आई, एच की वजह से आई आया, तो जो एच की यूनिट होगी वही आई की यूनिट है, यानी कि एम्पियर पर मीटर। आपको समझ में नहीं आ रहा तो वैसे भी देख सकते हैं। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या बना ये? एम्पियर पर मीटर। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारी जो और दो टर्म्स हैं, आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं शाई। शाई जैसे एक्स बनाते हैं, एक्स बनाया यूं थोड़ा लंबा खींच देते हैं, शाई। कोई भी सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, ये हम किससे हमें पता चलता है? ससेप्टिबिलिटी से। हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड इज गिवन बाय ससेप्टिबिलिटी। हाउ इजीली का मतलब, जैसे एक सब्सटेंस है, उसको हमने H मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया। मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो वो क्वांटिटी है ना जो उसको मैग्नेटाइज करेगी, तो हमने H अप्लाई किया, तो उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया मान लो 2, और एक दूसरा सब्सटेंस है उसको भी हमने H ही दिया, उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है 5। तो कौन इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है? 5 वाला, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है गिवन H के लिए। तो हम H थोड़ा दें और I ज्यादा है। H क्या है? वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो उसे मैग्नेटाइज कर रहा है, और I क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में इंड्यूस हो रहा है। तो कम H से ज्यादा इंड्यूस हो तो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी। टीचर के कम एफर्ट से बच्चा ज्यादा समझता है, तो कहते हैं कि उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, भाई बड़ा इंटेलिजेंट है। और टीचर के ज्यादा एफर्ट से और समझे ही थोड़ा सा, तो ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है। तो हम वो ज्यादा H दे और I थोड़ा सा आए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट उसमें कम आए, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी। और H थोड़ा देर I ज्यादा है, तो ये तो जबरदस्त मैग्नेटाइज। जैसे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन को आप थोड़ा सा H दो, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा आता है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। वहीं कुछ और सब्सटेंस होते हैं जिनका ससेप्टिबिलिटी कम होता है, बहुत ज्यादा H देते हैं, जब थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, ना भी हो मैग्नेटाइज। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी, हाउ इजीली सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड इज गिवन बाय ससेप्टिबिलिटी। इट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी कि ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? I अपॉन H। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट H। तो H कम दे और I ज्यादा है, तो कहेंगे ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। और H ज्यादा देर I कम है, तो ससेप्टिबिलिटी कम है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस, क्योंकि I और H दोनों की यूनिट सेम होती है। तो यूनिट ही नहीं रही, कट जाएगी, तो यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। सब समझ गए आप? ओके, उसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी नाम से ही पता चलता है परमिट करने की एबिलिटी। कोई सब्सटेंस जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वो सब्सटेंस अपने अंदर से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करना अलाउड करेगा, समझ लो उसकी परमिएबिलिटी उतनी ज्यादा है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे आसपास की सभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने अंदर से पास करता है, तो उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूर कर देते हैं, दूर से जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनसे। जैसे मान लो ये सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सभी इसमें से प्रीफर करती है, ये प्रीफर करता है कि सब इसके अंदर से जाए, ससेप्टिबिलिटी जबरदस्त है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाना पसंद ही नहीं करेगी, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी, सॉरी उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कम नहीं है, तो समझ लो है ही नहीं, कम है, और इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हम म्यू आर, जैसे
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटिव परमिटिविटी होता था ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैसे ये म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू परमिएबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। किसकी? रिलेटिव परमिएबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन परमिएबिलिटी की होती है, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। रिलेटिव परमिएबिलिटी की होती है। आप इनको सबको रिवाइज कर ले, अच्छे से रिवाइज कर ले, समझ ले, अगले टॉपिक में आपको काम आएगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। कौन कौन से? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पढ़ के रखें, अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।